हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 4 सेगमेंट में बात करेंगे। पहला होगा आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। दूसरा होगा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने कॉलेज किया है वहाँ से आप साइन कराएंगे और उसके बाद फिर कैसे अटेस्टेड कराएंगे बाय द एसडीएम। उसके बाद हम बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट बाय 2 गेजेटेड ऑफिसर, जिसमें आपको 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन होना है। उन पर हम बात करेंगे कि किन ऑफिसर से आप साइन करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीड ऑफ इंडिमिटी, जो बॉन्ड पेपर है वो कैसे बनाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और लास्ट में एक जो हमारा होगा वो होगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर के जाना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम लोग डिटेल में बात करने हैं। पूरा का पूरा सैंपल लाया हूँ मैं, आपको अटेस्टेशन फॉर्म अपना भर के मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, और जितने भी सर्टिफिकेट है सारे कुछ आपको फिल मिलेंगे। ठीक है, उसमें जो कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं उसको मैं हाइड करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है, अदरवाइज मैंने वैसे ही के वैसे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। अटेस्टेशन फॉर्म में हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये वार्निंग है, आपको सामने दिख रहा है। ये वार्निंग में बेसिकली ये लिखा है कि आपको जो भी चीज़, जो भी जानकारी आपको देनी है वो जानकारी आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी चीज़ आपको छुपाना नहीं है, हाइड नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपको कॉलम है अटेस्टेशन फॉर्म में, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फ़ोटो देख लीजिए, है ना। ये जो फोटो है आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो फ़ोटो है ये आपका फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो नहीं है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि 5x7 सेंटीमीटर आपको जाना है स्टूडियो में और वहाँ पे आपको बताना है कि मुझे 5x7 सेंटीमीटर का फ़ोटो आपको लेना है। वहाँ पे आप बताएंगे, वो आपको निकाल के दे देंगे। तो थोड़ा ये बिगर साइज़ का होगा। जो आमूनन जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होते हैं वो 5x4 सेंटीमीटर का होता है, बट यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी 5x7 सेंटीमीटर में होगा। तो सबसे पहले फ़ोटो आपको बिल्कुल जाकर के अच्छे स्टूडियो में आपको खिंचा लेना है वहाँ पर, और इस जो डायमेंशन है 5x7 सेंटीमीटर का, वो आप उसी के अकॉर्डिंग लेकर के वहाँ से जाना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा जो नेक्स्ट है वो आपका है कि नेम। ठीक है, तो नेम में हम देखेंगे कि नेम आपको अपना, और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ब्लॉक लेटर में ही आपको अपने नेम लिखने हैं। नेम में क्या है कि सरनेम पहले आएगा और उसके बाद आपका नेम आएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम था हेमंत कुमार यादव, तो मैंने पहले सरनेम लिखा यहाँ पर यादव, उसके बाद हेमंत कुमार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या, प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, जो आपका होम टाउन है, जहाँ पे आपके जो निवास स्थान है, वहाँ का पूरा एड्रेस आपको देना है। और एड्रेस ऐसा देना है कि अगर कोई वहाँ से लेटर भेजा जाए या कोई वेरिफिकेशन के लिए कोई भी चीज़ आए तो आपके घर पर सीधे पहुँच जाए, उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन या एट द टाइम ऑफ स्पीड पोस्ट। मतलब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको एड्रेस देना है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट आपका है कि होम एड्रेस दिया हुआ। देखिए प्रेजेंट एड्रेस देना है कि प्रेजेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो रहते कहीं और है, उनका घर कहीं और होता है, किसी भी कारण से हो सकता है, या तो उनके फादर की सर्विस में हो या कोई और रीजन हो सकता है। ठीक है, या खुद ही अपने सर्विस में हो। इसके अलावा आपको अपना घर, जो आपका जो मूलतः निवासी आप जहाँ के हैं, जहाँ से आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह जनरेट होता है, बनता है, वहाँ का आपको एड्रेस देना है। ठीक है, इस होम एड्रेस में। ठीक है, तो ये बात समझ में आगे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये है आपका आप अगर आप पाकिस्तान वगैरह से हैं या बांग्लादेश से हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा है 3 के बी कॉलम में। तो चूंकि हम लोग वहाँ पे हैं नहीं, या मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं होंगे कि कोई बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का होगा, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल इस तरह से डैश लेकर लिख देना, जैसे कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको देना है, जैसे आधार कार्ड नंबर है अगर आपके पास है, जो कि आमनन होता ही है सभी के पास, तो आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आप पैन नंबर भी डाल देना है अगर आपके पास है तो। नेशनलिटी आपको पता है इंडियन रहेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है, यानी आपका आप डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, प्रेजेंट एज भर देंगे, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपने किस एज में अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया था वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। ठीक है, तो ये सब सिंपल चीज़ें जो आपको कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की बात होगी वहाँ मैं आपको फोकस करूँगा। आपको वीडियो बिल्कुल एकदम सीरियसली देखना है। ठीक है, और बीच में आपका काट छाट करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा वो पॉइंट है जो कि जरूरी होगा, इसलिए आपको बिल्कुल सीरियसली कंटिन्यूसली देखना है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच स्टेट है, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, वहाँ का आपको डिस्ट्रिक्ट और उस राज्य का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी लिख देना है। उसके बाद किस स्टेट से आपके फादर जो बिलोंग करते हैं वो भी आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे केस में मधुबनी बिहार था, तो मैंने तीनों केस में मधुबनी बिहार लिखा, क्योंकि मेरा बर्थ भी मधुबनी बिहार में है और मैं बिहार से ही, मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरे फादर है वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो मैंने एग्जैक्टली लिख दिया है, सभी में कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे।
ये भी रिलीजन पूछ रहे हैं आपसे, तो आप रिलीजन बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका रिलीजन हिंदू है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये पूछा है ये 9 के बी पॉइंट में कि अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं या अदर बैकवर्ड से हैं, तीनों में से किसी में, यानी कि आपको इन तीनों में से किसी में भी हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है यूआर से हैं तो आपको नो करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं तो यहाँ पे नो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी हो जाता अगर ये न्यू फॉर्मेट दिया जाता हमारे डिवीजन के थ्रू, तो ज्वाइनिंग लेटर में तो दिया नहीं है। ये जो पुराने से फॉर्मेट चली आ रही है वही उन्होंने कॉपी पेस्ट करके दोबारा हमें सेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस उन्होंने ऐड नहीं किया है। तो चूँकि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ईडब्ल्यूएस का, तो आप नो यहाँ पर नो ही करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर यूआर से हैं तो अब भी नो करेंगे, अदरवाइज और किसी से भी हैं तो आपको यस करना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और पर्टिकुलर प्लेस रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर, हाँ, इसमें यह है कि अगर आपने पिछले 5 साल आपने कहाँ कहाँ व्यतीत किया है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने 5 साल कहीं जॉब किया है या कुछ भी किया है जहाँ पे भी है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो मेरे केस में क्या था कि मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ और मैं बेसिकली गुजरात में भी जॉब कर रहा हूँ, अहमदाबाद डिवीजन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 15/6/2023 की है, और अभी चूँकि मैं अभी घर पर आ गया हूँ तो अभी फिलहाल मैं 5/7/2025 का डेट लिख दिया है कि चलो ज्वाइनिंग के लिए हमें जाना है, 10 तारीख को वहाँ प्रेजेंट होना है, तो इसलिए मैंने 5/7/2025 लिख दिया है कि मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे हूँ, ठीक है, बनासकाठा में। ये बनासकाठा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जो कि आपके अहमदाबाद के बिल्कुल साइड में है, बिल्कुल बगल में, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्या है इसके बाद ये है कि आपके जो डिटेल्स हैं यहाँ पर, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिटेल मांगा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मांगा है लेकिन मांगा है, तो आप उसको देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले यह है कि फादर के बारे में डिटेल देना है, उनका नाम दे देना है, उनको कहाँ से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल कहाँ का है उनका, फिर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना, पूरा एड्रेस तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह भी बहुत कम है, तो आप उनका क्या करेंगे, केवल जो डिस्ट्रिक्ट नाम है और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेट लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है फादर का वो लिखना है, और प्रेजेंट एड्रेस लिखना है आपको, और परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो ये दोनों चीज़ अगर सेम है तो सेम ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका फिर मदर का, आप मदर के बारे में पूछ रहा है, उनका नाम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन और प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका अगर शादी हुई है, स्पोज है, तो स्पोज के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर, डिटेल में दे देना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है 12 नंबर पॉइंट में, 12 नंबर पॉइंट में है कि इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश रिगार्ड द सन एंड डॉटर केस दे आर सिचुएटेड लिविंग ऑन फॉरेन कंट्री। अगर आपके कोई ऐसे चाइल्ड है, कोई भी बेटा या बेटी है जो फॉरेन कंट्री में अगर स्टडी करते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में पूछा गया है। आमतौर पर अभी आपके बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए कि फॉरेन कंट्री में वो पढ़े, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल दे देना है, तो इसमें कोई कुछ भरना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या आगे जो पूछा है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देना है कि जैसे आपको टाइम ऑफ स्कूल, यानी कि 15 साल के समय से आपने जहाँ जहाँ पढ़ाई किया उसके बारे में डिटेल में देना है। तो जैसे आपने 10th किया है मान लीजिए 15 या 16 साल में, तो यहाँ पर आपको उसके स्कूल का नाम दे देना है, और उसके बाद कब आपने एंटर किया था, यानी कि आप कब आप जैसे 10th में आपका प्रवेश किए थे, उसका डेट ऑफ लिविंग, कब आप पास आउट हो गए, और एग्जामिनेशन कौन सा पास किया, तो यहाँ पर 10th लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से मैंने देखिए जैसे कि मैंने 12th किया था तो यहाँ पे आर के कॉलेज मधुबनी से किया था, तो वहाँ पे ये मैंने कब एंटर किया था और कब यहाँ पे पास आउट हो गया था, और ये मैंने कौन सा एग्ज़ाम पास किया, तो यहाँ पे लिख देना है 12th, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या है ये मैंने बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक किस कॉलेज से किया है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, किस साल में एंट्री किया, किस साल में पास आउट हुआ, और ये मैंने कोर्स कौन सा किया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बीटेक। तो ये आप भी लिख देंगे, आपका ग्रेजुएशन है, फिजिक्स ऑनर्स है, कुछ भी है, या फिर आपका इंटर है, या फिर जो भी आईटी है, जो भी आपने किया हुआ है वो सब, अगर किया कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो सबके डिटेल में लिखिए। नीचे स्पेस है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मेरे पास 3 ही डिग्रियाँ हैं तो मैंने 3 ही लिखा है, आपके पास 4-5 जो भी है तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो लोग सर्विस में हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए यहाँ पर पूछा गया है कि आप अगर सर्विस में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि पीरियड मेरा 15/6/2023 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और टिल नौ, यानी कि अभी तक मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ टिल नौ लिख दिया है। उसके बाद लिखा है डिजिग्नेशन कौन सा आपका, तो मेरा डिजिग्नेशन असिस्टेंट वर्क्स है, और अंडर एसएससी वर्क्स पालनपुर अहमदाबाद डिवीजन में। वहाँ पूछ रहा है कि आप फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, यानी आप किसके अंदर काम करते हो उसका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। तो मैंने फिर से लिख दिया एसएससी वर्क्स पालनपुर अहमदाबाद डिवीजन वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। और आप ये पूछ रहा है कि रीजन ऑफ फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, आप इस सर्विस को क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीजन है। तो सिंपल सा रीजन यहाँ पे ड्यू टू द सिलेक्शन इन हायर पोस्ट, तो इसलिए मैंने डाल दिया कि चूँकि अब सिलेक्शन हायर पोस्ट में हो गया तो मैं इस जॉब को लीव करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी किया नहीं है लेकिन करना चाहता हूँ, तो अब इसी बात है ये मुझे देना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पुटअप करना है। यहाँ पर देखेंगे 15 जो कॉलम है उसमें आपको देखेंगे, देखिए क्या क्या है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। पहला है कि हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, आपको कहीं से डिबार्ड किया गया, बाहर किया गया है किसी कारणवश कहीं से भी। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी केस नहीं है, कभी आप अरेस्ट नहीं हुए हैं, कोई विक्टिम नहीं आपके ऊपर है, या किसी तरीके का आपका कोर्ट लॉ नहीं चल रहा है ना, उसके बाद आपका इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी से आप कभी बाहर नहीं किए गए हो, कभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको बाहर नहीं किया गया है, या किसी एग्ज़ाम से आपको बाहर नहीं किया गया है, या फिर आपको कभी कभी आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द नहीं की गई है, तो इन सब के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली पूछा जा रहा है कि अगर आपने कभी इस तरह कोई घटना आपके साथ हुई है, कोई केस चल रहा है, कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई लॉ चल रहा है आपके ऊपर, या फिर आप कभी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिए गए हों, या किसी एग्ज़ाम से आप बाहर कर दिए गए हों, डिवार्ड कर दिए गए हो, तो उन सब के लिए आपको पूछ रहा है। तो चूँकि मेरे केस में सब कुछ भी नहीं था, तो मैंने सब में नो पुट किया है, और आप उम्मीद करता हूँ कि आपके भी केस में नो ही होगा, तो आप नो इसको पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अगर किसी भी चीज़ में, अगर आप मान लीजिए ऊपर में जो भी जानकारी आपसे पूछा गया है उसमें किसी भी केस में अगर आपका यस आता है, तो यस का उस यस के बारे में डिटेल में देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी से डिवार्ड किया गया या किसी एग्जाम से डिवार्ड किया गया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, तो कब क्या गया, कैसे किया गया, क्यों किया गया, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल भरना है। क्योंकि मेरे केस में नो था सारे केस में, तो यहाँ पर इसलिए मैंने नॉट अप्लीकेबल लिख दिया, तो इससे आगे हमने बढ़ गया, ठीक है। इसमें अभी वार्निंग लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ आप देंगे वो बिल्कुल आप अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी जानकारी देंगे वो सही देंगे। ये टॉप पे लिखा हुआ है, इसको आपको देखने के लिए कह रहा है कि याद दिला रहा है कि भाई कोई भी चीज़ गलत आप नहीं भरना, ठीक है। और साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे जो भी जानकारी देना है आपको स्ट्रिक्टली यस और नो में देना है, ठीक है। मतलब कुछ हैड नहीं करना आपको, या कोई घुमाना नहीं बातों को, यस और नो में डायरेक्ट देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो ऐसे लोगों के बारे में पूछा गया है, नाम उनका पूछा गया है जिनको आप जानते हैं, ठीक है, या आपको वो जानते हैं। तो उनका मैंने नाम दे दिया, एक मोहम्मद आसिफ है और एक नजीम, मेरे दोनों फ्रेंड है। मैंने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। अब जो भी आपकी जानकारी, आपका रिलेटिव नहीं हो, बस ऐसा देखना है आपको कि बिल्कुल आपको ब्लड रिलेशन में नहीं हो, कोई भी आपका फ्रेंड हो, कोई सर्कल हो आस पड़ोस में, किसी के भी नाम दे सकते हैं जो आपको विश्वास है। मान लीजिए उनके पास कॉल आता है फॉर वेरिफिकेशन के लिए कि आप इनको जानते हैं, ये सही है कि नहीं, तो वो आपको बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको आपका वो आंसर दे, इसके लिए आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है, ऐसे ऐसे लोगों का जो आपके विश्वासी हों, विश्वास पात्र हों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं किसी ऐसे लोग का नाम दीजिए जो आपका और वहाँ कहते नहीं तो ये तो बेकार है, ये नहीं करता, या फिर इस पर कोई केस चल रहा है या कोई मुकदमा है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो ऐसे विश्वसनीय आदमी का आपको नाम देना है, दो लोगों का, उनका नंबर डाल देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म का लास्ट ये पेज है, इसमें हमने देखा है कि यहाँ पर बेसिकली आपको अपने साइन कर देने हैं, डेट लिख देना है और प्लेस लिख देना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे आसानी से, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बाकी जो ये जो फिल करना है वो टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस है, तो इसमें आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय ये क्या है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है, लास्ट डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने कंप्लीट किया है, वहाँ का आपको इंस्टीट्यूट का यहाँ पर उनके डायरेक्टर का साइन होना चाहिए और उनके स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स भर दिया, और उसके बाद अपने कॉलेज जहाँ से मैंने बीटेक किया था वहाँ जा करके मैंने ये साइन वगैरह करवा के ले आया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है नीचे में, क्योंकि यहाँ पर इसका अटेस्टेशन होना चाहिए बाय द स्टेपनरी फर्स्ट क्लास एजुकेटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, यानी कि एसडीएम मिनिमम एसडीएम का होना चाहिए, यानी जो आपका अनुमंडल पदाधिकारी होता है जो कि एसडीओ या एसडीएम जिसे कहते हैं, उनका साइन मुहर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जाएंगे और इसके लिए आपको बिल्कुल घर जाना ही पड़ेगा जहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ जा करके आप इस पर साइन कराएंगे। और इसके लिए आप आमतौर पे ऐसे साइन नहीं करेंगे जनरली, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है आपका ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, जो कि हर राज्य में होता है। ये बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आप, और पुलिस थाना में आपको बुलाते हैं या फिर आपको वेरीफाई करते हैं कि आप रियल हो या आप कोई केस मुकदमा तो नहीं चल रहा है, उसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो आपको इस फॉर्म के साथ लेके जाना है, जहाँ पर एसडीएम ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस, वहाँ पर जा करके और वहाँ पर आप इसको साइन कराएंगे, ठीक है। तभी साइन करेंगे, अदरवाइज साइन नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन होना ही चाहिए, और ये एसडीएम का है चूँकि, तो इसलिए आपको इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो बिल्कुल जा करके कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय टू गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि किसी भी दो गैजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जिसका मैंने कराया है उसी का आप कराओ, आप किसी से भी करा सकते हो। मैंने हालांकि क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है,
मैंने एक तो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करवा लिया है, और दूसरा मैंने किससे करा लिया है, एसडीएम से करवा लिया, ठीक है। तो दोनों से आप करवा सकते, मतलब आप किसी से भी करवा सकते हो जो गेजेटेड ऑफिसर, आप किसी स्कूल के जो प्रधानाचार्य है उनसे करवा सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में जो कि गेजेटेड ऑफिसर हैं उनसे आप करवा सकते हैं। किसी दो का चाहिए, इसमें कोई कंपलसरी है। लेकिन अगर आप एसडीएम से या फिर बीडीओ वगैरह जैसे मैंने करा रखा, उसके लिए आपको फिर से मैं बता दूं कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट, आपका ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसे करा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो इसमें तो आप काम चला लेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या है कि आप किसी भी दो गेजेटेड ऑफिस या हॉस्पिटल में जा करवा लीजिए, या आप प्रधानाचार्य से करवा लीजिए, तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया, जो बाय इंस्टीट्यूट का जो अटेस्टेशन होगा आपका, अटेस्टेड होगा ये एसडीएम के थ्रू, इसके लिए आपको तो बिल्कुल चाहिए चाहिए, बिना इसके वो करेंगे नहीं। कॉलेज वाले का सर्टिफिकेट वो मोहर साइन को नहीं मानते हों, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेज में हम पहुँचते हैं यहाँ पर, और अब है ये आपका जो मेन है, डीड ऑफ इंडिमिटी, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड पेपर है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बॉन्ड पेपर में क्या है कि आमतौर पर जितने भी डिवीजन से आए हुए हैं, उसमें बेसिकली 20 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर उन्होंने मांगा है, ठीक है। क्योंकि अब जहाँ से मैंने बनवाया वहाँ पर 20 रुपीज़ का स्टाम्प नहीं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 50 रुपीज़ का करवा लिया। नियम ये है कि आप जितना का लिखा हुआ है उससे ज़्यादा करवाइए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो चूँकि 20 रुपीज़ लिखा था तो मैंने 50 कर दिया, जो कि ज़्यादा है 20 से। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर ये स्टाम्प पेपर आपको बन जाएगा, वहाँ पर जहाँ भी जाएंगे, वकालत खाना होता है, जो नोटरी होते हैं, जहाँ पर नोटरी बनाया जाता है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये 20 रुपीज़ का या फिर 50 या 100 का भी बना सकते हैं, स्टाम्प पेपर लेकर के बना लीजिए। और ये जो फॉर्म है डीड ऑफ इंडिमिटी, ये आप भर लेंगे, ठीक है। देखिए डीड ऑफ इंडिमिटी मैंने भरा हुआ है, तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने ऊपर में लिख दिया स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर, ये जो स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर है मेरा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सारे डिटेल्स यहाँ भर दिया है, जो कि नाम, आपका एड्रेस, ये सब पूछ रहा है आपसे, तो मैंने भर दिया ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे एक्चुअली 1 2 3 4 होना चाहिए, तो या फिर 2 ही होना चाहिए, 2 बार हो गया, जो भी है। यहाँ पे 4 लोगों का मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी लिया है, और ये 4 लोग कौन से हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे फ्रेंड है, ठीक है। बेसिकली ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे, ये मैंने ये पॉइंट भी चिपका है कि क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर अधिनियमतः रेलवे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जो वेतन अधिनियम के भुगतान द्वारा शासित नहीं है। यानी कि द इनिमिटी बॉन्ड शुड बी साइंड प्रेफरेबली बाय रेलवे सर्वेंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इनिमिटी में आप सिक्योरिटी का जब साइन ले रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली रेलवे सर्वेंट का साइन होना चाहिए। देखिए ये प्रेफरेबली लिखा हुआ है, अगर आप का कोई भी व्यक्ति है, जानकार है, जो रेलवे में कार्य कर रहे हैं, तो आप उनसे साइन ले सकते हैं, उनके दोस्तों का साइन आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसे विश्वसनीय लोगों से साइन लीजिए जो इस पर साइन कर दे आपके, ठीक है। मेरे केस में क्या था कि मैं चूँकि रेलवे में ही हूँ ऑलरेडी, तो मैंने अपने 4 मित्रों से साइन करवा लिया है। ये देख सकते हैं आप कि चारों हमारे ये रेलवे के ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से उन्होंने साइन कर दिया और ये हमारा बॉन्ड पेपर तैयार हो गया। यहाँ पर इन्होंने नोटरी का जो है वो स्टाम्प वगैरह लगा दिया है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी में मेन दिक्कत है, कोशिश करना है कि किसी भी रेलवे एम्प्लॉय से लेना है, अगर नहीं है तो ही आप किसी को फिर देखें जो आपके विश्वसनीय है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में देखेंगे आप लोग कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये तो मेन चीज़ था जो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ले के जाना है, ये आपको भूलना नहीं है, इसके लिए मैं चेकलिस्ट के लिए बार बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला है कि आपका एटेस्टेशन फॉर्म है, ये तो आपको 2 कॉपी ले जाना है, बिल्कुल मैंने अभी बता ही दिया आपको कि दो कॉपी ले जाना है इसको। इसके बाद एनपीएस फॉर्म है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ले जाइए भर करके, तो अच्छी बात है। नहीं ले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, वहाँ पे एक्चुअली ये ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस है, तो वहाँ पर आप देख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 आपका एनपीएस संबंधित है, तो वहाँ पे आप जाकर भर लेंगे, अगर समझ में आया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग के बाद भी ये काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, इन दोनों केस में, या ईडब्ल्यूएस है तो आपको बना के ले जाना है, ठीक है। एक फॉर्म 16 है, वो भी आपको ले जाना है फैमिली पेंशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो साइन होंगे उस पर, लेकिन आपको ले जाना है भर के यहाँ से, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मूवेबल और इमूवेबल पर इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास इसका डिटेल कुछ नहीं आया, तो इसको हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डिटेल ही नहीं है इसका कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ले जाना है भर करके, ठीक है। तो ये तो इसको मैं छोड़ूंगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय 2 गेजेटेड ऑफिसर, तो ये अभी मैंने बता ही दिया है कि जो किसी 2 गेजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए, वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना है, 9 पॉइंट में ये, ठीक है। और उसके बाद है डीड ऑफ इंडिमिटी, ठीक है। तो ये डीड ऑफ इंडिमिटी तो आपको बता ही दिया मैंने कि डिटेल में ले जाना है आपको भर के इसको, और स्टाम्प से एडहेसिव स्टाम्प आपको चिपका होना चाहिए, ये आप ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर ग्रुप सी, ये आपका जो इंस्टीट्यूट द्वारा जो मैंने बताया आपको, वो जो आपका अटेस्टेड होना चाहिए स्टेशनरी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या एसडीएम से, ये मैंने आपको बताया, वो भी आपका ले जाना है, ठीक है। जिसको भूलेंगे नहीं, उम्मीद करता हूँ कि भूलेंगे बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं भूलेगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए, ये कॉपी ऑफ बैंक पासबुक है ना, ये आपका आपके जो बैंक अकाउंट है, आपको अगर अकाउंट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एसबीआई में ही आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें, और वहाँ से जो आपको पासबुक मिलेगा वो पासबुक
का जो फर्स्ट पेज होता है उसकी आपको कॉपी ले जाना है, और चेक आपको कैंसिल चेक ले जाना है। आपके पास अगर चेक नहीं है तो चेक के लिए ऑर्डर कर दीजिए, वो 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और वो आपको एक चेक लेना, उसको कैंसिल करके वो आपको ले जाना, सबमिट करना है, ठीक है। ये जरूरी है, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सैलरी आपकी इसी में आएगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि एसबीआई में ही अकाउंट खोलेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा है। वो आपके इंश्योरेंस भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है। और दूसरी बात यह है कि अगर एसबीआई का अकाउंट है तो उसकी सैलरी जो है आपको वो 29 28 29 30 तारीख तक ही आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी जून जुलाई चल रहा है तो जुलाई मंथ का जो सैलरी 28 29 30 तक ही आ जाएगी, ठीक है। किसी अदर बैंक में है तो 2 3 दिन का एक्स्ट्रा समय लेता है ट्रांसफ़र होने में, तो इस बात का ध्यान रखें। तो एसबीआई में होने का यही फ़ायदा है, ठीक है। वो कोशिश करेंगे, मैक्सिमम जो एम्प्लॉय होते हैं रेलवे में वो एसबीआई में ही अकाउंट अपना रखते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर आपके पास किसी अदर बैंक का अकाउंट है तो कोशिश कीजिए कि एसबीआई में अभी समय है आपके पास तो एसबीआई का अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए, और वहाँ का पासबुक और चेक ले जा करके ले जाना वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स, है ना, कॉपीड ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है 10th से लेकर के 12th, डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, ग्रेजुएशन जो भी है, वो आपको क्या करना है, उसका एक कॉपी ले जाना है, आप खुद से उस पर साइन करके ले जाना है, ठीक है। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ये आपका 5x4 सेंटीमीटर पासपोर्ट साइज का जो मैंने बताया था अभी आपको, ये 5x4 सेंटीमीटर का होता है डायमेंशन इसका, ये आपके 5 कॉपी ले जाना है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ले जाना है आपको, उस पर साइन करके, मतलब कॉपी करा करके साइन कर लेना है उस पर। उसी तरीके से आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा कर उस पर आपको साइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, आराम से आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी डॉट होंगे आपको, है ना, एक लाइव सेशन लूँगा, तो मैंने कैसे कैसे साइन करवाए हैं, कहाँ कहाँ साइन करवाए हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको सोल्यूशन लेने के लिए मैं एक लाइव सेशन लूँगा, ठीक है। आप उस लाइव सेशन को आप जुड़ करके अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उस एट अ टाइम ही आपको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो क्या करते हैं, ये कमेंट करते हैं और एक एक करके रिप्लाई देते हैं उनको, तो फिर वो दोबारा देख भी पाते कि नहीं, मुझे पता नहीं चलता कि आपने उस कमेंट को देखा भी कि नहीं, मेरे रिप्लाई को देखा भी कि नहीं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो चलिए एक लाइव सेशन लेंगे, इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, और आप अटेस्टेशन फॉर्म को, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डीड ऑफ इंडिपेंडेंट, ये सब चीज़ आप आसानी से बना पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।